स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का अध्याय 5 यानी कि गणित का अध्याय 5 हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो है 3 प्रश्नावलियाँ हमें पढ़नी है। प्रश्नावली यानी कि 5.1, 5.2 और 5.3। क्वेश्चन यानी कि प्रश्नावलियों में क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 20-20 प्रश्न के यानी कि प्रश्नावलियाँ हैं, 16-16 क्वेश्चन भी हैं। तो ये जो है हम लोग एक प्रश्नावली को एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग भाग में कंप्लीट करेंगे। तो प्रयास करेंगे कि एक प्रश्नावली को जो है 2 भाग में हम लोग कंप्लीट करें। तो आप इसको बने रहेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बढ़िया चैप्टर है और ये चैप्टर आपको 11th में भी मिलेगा। तो इस दृष्टि से आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ने चाहिए। परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहली प्रश्नावली में को पढ़ने से पहले हम लोग समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी की परिभाषा को देखेंगे, समांतर श्रेणी क्या है उससे परिचय यानी कि हम लोग करेंगे, समांतर श्रेणी होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग श्रेणी की बात करेंगे, श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी बाद में, पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे श्रेणी क्या होती है। श्रेणी को ही हम लोग अनुक्रम भी बोलते हैं। तो अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, तब जाकर हम लोग समांतर श्रेणी समझेंगे और समांतर श्रेणी के बाद तब जाकर हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अध्याय 5 है। अध्याय 5 का यानी कि नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसको जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखेंगे, इसलिए मैंने इसको लिख कर यहाँ पे दिखला दिया आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जहाँ पे हमें समांतर श्रेणी लिखना होगा वहाँ पे हम केवल ए और पी लिख देंगे, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, उसको समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पे अनुक्रम और सीक्वेंस की बात करेंगे। तो अनुक्रम जिसे हम लोग श्रेणी भी कहते हैं, ये श्रेणी क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा है, इसका परिभाषा दिया गया है, एक निश्चित नियम द्वारा बना हुआ संख्याओं का समूह। यानी कि किसी निश्चित नियम से एक संख्याओं का समूह बने, उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं, यानी कि अनुक्रम कहलाता है। तो एक निश्चित नियम द्वारा संख्याओं का समूह जो होता है वही क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 यानी कि एक निश्चित नियम से बने हैं। कैसे निश्चित नियम से बने हैं, क्या निश्चित नियम है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं 2 के बाद 4 आ गया। तो 2 के बाद 4 कैसे आया है, यानी कि 2 में हमने 2 से वृद्धि किया है तभी तो 4 आया है। फिर 4 के बाद 6 आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है, 4 में हमने क्या किया, 2 की वृद्धि कर दिया तो 6 आ गया। फिर 6 के बाद 8 आ गया, इसमें भी हमने 2 की वृद्धि कर दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक में जब 2 की वृद्धि कर रहे हैं तो इसका अगला पद आ जा रहा है। तो इस तरह से एक निश्चित नियम है, एक ही निश्चित नियम सभी पदों के लिए लागू हो रहा है। तो ये एक निश्चित नियम से यानी कि निश्चित नियम के तहत ये अनुक्रम बना है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। और श्रेणी में ये है, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जो है 2-4 और उदाहरण से हम लोग अनुक्रम को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई अनुक्रम है, उसका पद मैंने लिया 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 0, 0 के बाद -5, -5 के बाद -10 हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं, यह भी हमारा जो है ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ता चला जाएगा। यह भी हमारा क्या है, अनुक्रम में है। यह भी हमारा क्या है, श्रेणी है। कैसे, यह भी एक निश्चित नियम से यानी कि है। क्या निश्चित नियम है, आप देख पा रहे हैं कि 20 के बाद 15 हो गया, तो यानी कि इसका मतलब कि 5 की क्या हो गई, कमी हो गई। इसमें 5 की क्या हो गई, कमी। 15 के बाद 10, इसमें भी 5 की कमी कर दी गई, इसमें भी 5 की कमी कर दी गई। 5 के बाद 0, इसमें भी 5 की कमी हो गई। 0 के बाद -5, इसमें भी 5 की कमी। -5 के बाद -10, इसमें भी 5 की कमी। तो एक निश्चित नियम से ये अनुक्रम बना है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये अनुक्रम में है। यानी कि जो श्रेणी बना है, ये सीक्वेंस बना है, ये हमारा सीक्वेंस है, श्रेणी। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी का यानी कि जिसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, एपी से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी का परिभाषा ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। फिर से ध्यान देंगे, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। तो आप ध्यान में रखेंगे, बात को समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है, संख्याओं की सूची होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा संख्याओं की सूची। तो समांतर श्रेणी क्या, संख्याओं की सूची है। आगे देखते हैं, जिसमें प्रत्येक पद, पहले पद को छोड़कर, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से ही प्राप्त होता है। जैसे कि अगला पद हमें निकालना है तो एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तभी अगला पद निकलेगा। तो समांतर श्रेणी का एक और परिभाषा हम दे सकते हैं कि समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में
एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। आप देख पाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे ये है 3 और ये है 4, तो 3 के बाद 4 आया है, तो कैसे आया है, इसमें हमने क्या किया, 1 को बढ़ाया, 1 की वृद्धि की, तब तो आया है। 4 के बाद 5 आ गया, तो इसमें भी हमने 1 की वृद्धि की। 5 के बाद 6 आ गया, तो इसमें भी हमने क्या किया, 1 का वृद्धि किया। तो 1 का वृद्धि करने से ही अगला पद आ रहा है, तो यानी कि प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में 1 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं ये 6 कैसे प्राप्त हुआ है, अपने पहले पद यानी कि पूर्ववर्ती पद में 1 जोड़ने से प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह से प्रत्येक पद को जब हम प्राप्त करते हैं तो उसके पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या को हम लोग जोड़ते हैं। तो जिस निश्चित संख्या को जोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वांतर। यानी कि प्रत्येक पदों में, प्रत्येक 2 पदों का अगर अंतर हम निकालें तो वही निश्चित संख्या आएगी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वांतर बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं, समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी परिभाषा को भी आप याद रख सकते हैं, परिभाषा भी से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे दूसरी सूची की बात करेंगे, तो दूसरी सूची में आप देख पा रहे हैं अभी एक हमारा समांतर श्रेणी है। क्यों समांतर श्रेणी है, क्योंकि 10 के बाद आ गया 9, तो ये -1 की कमी हुई। -1 की कमी नहीं हुई है, हमने 10 में जो है -1 जोड़ा है। कैसे, 10 है तो 10 में हमने क्या जोड़ दिया, -1 को जोड़ दिया। तो 10 में -1 जोड़ेंगे तो आपको पता है, गणित आप पढ़े हैं, इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 9। इसी तरह से 9 में हमने क्या किया, -1 को जोड़ दिया। 9 में हमने क्या किया, -1 को जोड़ा, सॉरी 9 रहेगा ये। 9 में हमने -1 को जोड़ा तो क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह से प्रत्येक पद में हम -1 को जोड़ रहे हैं तो अगला पद आ रहा है। तो इस तरह से यह भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनका अंतर क्या है, समान आएगा। यहाँ पर भी समांतर श्रेणी है, 5-5 करके दिया, यह भी हमारा समांतर श्रेणी है। कैसे समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 0 को जोड़ रहे हैं, नहीं कुछ अंक, यानी कि जब 5 के बाद 5 है तो क्या जुड़ा, 0, फिर 5 आ गया, फिर उसमें 0 जोड़ेंगे, फिर 5, फिर 0 जोड़ेंगे। तो एक निश्चित संख्या को जोड़ने से ही क्रम बन रहा है, अनुक्रम बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। जब कभी भी किसी भी एक निश्चित संख्या को जोड़ने से, उसी निश्चित संख्या को बार बार जोड़ने से, यानी कि संख्या का जो क्रम बनता चला जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। तो इस तरह से आपको समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा। अब समांतर श्रेणी के बारे में और भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो अनुक्रम बना है, अनुक्रम में जितने पद हैं उसे हम लोग समांतर श्रेणी का पद कहते हैं। जैसे ये सूची है, ये एपी में है, ये तो हमने पता कर दिया, ये सूची जो है एपी में है। तो जब एपी में है तो एपी का ये क्या होगा, प्रथम पद होगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा 3, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे पदों को हम लोग लिखते हैं। तो इस पद को जो है, पहले पद को हम लोग ए या A1 से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे पद को हम लोग A2 से प्रदर्शित करते हैं, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, पांचवें पद को A5, छठे पद को A6। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे बढ़ते बढ़ते यानी कि AN पद तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, AN, N यानी कि आपका धनात्मक संख्या है, तो n धनात्मक पूर्णांक है, तो n तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो AN का मतलब क्या हो जाएगा, AN का मतलब हो जाएगा AP का nवां पद, AP का हो जाएगा nवां पद। जैसे कि मान लीजिए ये इसमें जो है 15 पद हैं, तो यानी कि AP का 15वां पद, AP का 15वां पद हम कह सकते हैं A3, n की जगह पे आप देख रहे हैं 3, तो AP का तीसरा पद, इसे हम लोग क्या कहेंगे, A3 का मतलब हो जाएगा AP का तीसरा पद, ऐसे लिख दे रहे हैं हिंदी में, तीसरा पद। बात आपको समझ में आ गया होगा। A4 का मतलब क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का चौथा पद, तो इसी को हम लोग AN का मतलब हो जाएगा समांतर श्रेणी का nवां पद। तो यहाँ पर हम लोग पद को समझ लिए हैं। अब इन पदों का जो अंतर आता है, किन्हीं 2 पदों का जो अंतर है, किसी समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 पदों का जो अंतर लेंगे उसे हम लोग D से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सार्वांतर। क्यों सार्वांतर बोलते हैं, क्योंकि वो अंतर हर पदों के लिए, सभी के लिए क्या होता है, समान होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सार्वांतर। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अंतर, इन दोनों का अंतर निकालिए 1 आएगा, इन दोनों का अंतर निकालिए 1 आएगा, इन दोनों का अंतर निकालिए 1 आएगा। तो यहाँ पे सभी अंतर क्या है, समान है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रथम पद को हम लोग
समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम लोग ए से या A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। समांतर श्रेणी का जो है समांतर श्रेणी का सार्वंतर को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। तो सार्वंतर यहाँ पे देख रहे हैं, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 3, इस श्रेणी का सार्वंतर क्या है 1, क्योंकि 1 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे इस श्रेणी का प्रथम पद यानी कि जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। इस सूची का और इस समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर होगा वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इन दोनों का अंतर, इसमें से इसको घटाइए कितना आएगा -1, इसमें से इसको घटाइए -1, इसमें से इसको घटाइए -1। तो इस तरह से करके इनका अंतर जो है, इनका यहाँ पे समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और सार्वंतर इनका कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप समझ लिए होंगे कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होता है। नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से इसको पीछे करके समझिए, नहीं तो सवाल जब समझाएंगे तो उसमें एक बार आपको एक सवाल लगाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से समांतर श्रेणी का जो है हम लोग पढ़ लिए। अब मान लीजिए समांतर श्रेणी का परिभाषा तो पढ़ लिए, इसका इंट्रोडक्शन भी समझ लिए। अब समांतर श्रेणी में हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी में जो है, मान लीजिए हमें इतना पद पता है तो और ज़्यादा पदों को निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे समांतर श्रेणी के 4 पद दिए गए हैं, हालांकि ये डॉट डॉट करके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अनेक हल है तो मान लीजिए हमें 100वां पद ज्ञात करना हो, हमें पता करना है इस अनुक्रम का 100 नंबर पे कौन सा पद आएगा। तो उसको जो हम लोग प्रॉपरली फार्मूले से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उस फार्मूले को आप अभी लिख लीजिए और उसे याद रखेंगे। यहाँ पर हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मान लीजिए an, हमें पता नहीं कौन सा पद निकालना है, इसे हम लोग an से रिप्रेजेंट करेंगे। जो भी पद आपको निकालना है n का मान रख दीजिए। आपको 10वां पद निकालना है n के जगह पे 10 रख दीजिए। आपको 1000वां पद निकालना है n के जगह पे 1000 रख दीजिए। तो an इज इक्वल टू हो जाएगा a + n-1 d। ये हमारा फार्मूला जो है बहुत ही कमाल का फार्मूला होता है। इसी से हम लोग अधिकतर सवाल को इसी से सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे, प्रश्नावली जब आएगा तो उस फार्मूले को तो हम नोट कराएंगे और याद भी आपको कर लेना है। खूब अच्छे ढंग से इसको याद कर लीजिएगा। इसी से हम लोग बाकी सवाल जो है, जितने प्रश्नावली के अधिकतर सवाल जो है हम लोग इसी फार्मूले से करने वाले हैं। तो अब हम लोग प्रश्नावली पे आएंगे। प्रश्नावली 5.1 को देखेंगे। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि पहले प्रश्न में क्या निर्देश किया गया है, देखेंगे हम लोग। लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो प्रश्नावली को जो है आप अपने किताब में देख लीजिए। आपको मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि किताब आप लेकर बैठा करें। तो बुक्स में देखेंगे आप, पहला प्रश्नावली 5.1 है, उस 1 में 4 स्थिति दिया गया है और उन 4 स्थितियों के लिए कहा गया कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। यानी कि 4 स्थिति दिया गया, एक स्थिति तो हम आपको लिख कर दिखलाए हैं। तो यहाँ पे हमें जांच करना कि इस स्थिति में ये जो संख्याओं की यानी कि सूची बनाएंगे, इस स्थिति से हम लोग संख्याओं की सूची बनाएंगे और सूची बनाने के बाद जाँच करेंगे कि वो एपी है कि नहीं है। तो आप देख लें सूची कैसे बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्थिति में लिखा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर बाद का टैक्सी का किराया क्या कर रहा है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया क्या है 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया क्या है 8 रुपया है। यानी कि एक ऐसा टैक्सी वाला है कि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया लेता है और उसके बाद के अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना रखता है 8 रुपया रखता है। तो इससे जो सूची बन रही है, वो हमारी सूची जो बन रही है वो सूची समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये हमें जांच करना है। और समांतर श्रेणी है तो क्यों है, तो यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहले इस सूची से हम लोग, मतलब इस स्थिति से हम लोग सूची बनाते हैं। ध्यान दीजिए, आपको स्थिति में बताया गया है जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपया। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है 1 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना है 15 रुपया है। तो प्रथम किलोमीटर यानी कि कोई व्यक्ति है 1 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा 15 रुपया देना पड़ेगा। चलिए
कोई अन्य एक दूसरा व्यक्ति है वो 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 2 किलोमीटर का किराया, तो 2 किलोमीटर का किराया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 रुपया, तो उसको पहले किलोमीटर का देना पड़ेगा, दूसरे किलोमीटर का उसको 8 रुपया देना पड़ेगा, तो हो जाएगा उसका 23 रुपया। बात समझ में आया होगा। फिर अन्य कोई व्यक्ति आता है वो 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो 3 किलोमीटर का किराया कितना होगा, तो 3 किलोमीटर का जो किराया होगा पहले किलोमीटर का तो उसको 15 रुपया देना पड़ेगा, बाकी के 2 किलोमीटर का जो है 8 के हिसाब से देना पड़ेगा, तो 8 गुणे 2 हमने कर दिया, तो हो जाएगा 8 दूना 16, और 16 और 15 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर अगला कोई व्यक्ति आता है वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 4 किलोमीटर दूरी यात्रा करने के लिए पहले किलोमीटर का यात्रा का 15 रुपया देगा, फिर बाकी का 3 किलोमीटर बचेगा उसको 8 के हिसाब से देगा, 3 गुणे 8 हम कर देते हैं, 3 बटे 24 और 15 कितना हो जाएगा 24 और 15 हो जाएगा आपका 39। तो इस तरह से एक किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 3 और 4 किलोमीटर का जो यानी कि किराया बना है, इससे हम सूची बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, तो नहीं लिखेंगे, अब श्रृंखला जो बना है, अब अनुक्रम कहिए या श्रृंखला कहिए, यानी कि श्रेणी, जो हमारी श्रेणी बनी है, अनुक्रम जो बना वो क्या है 15, 23, 31, 39 और ऐसे जो है डॉट डॉट करके जाएगा। ये जो है किराया जो है आपका जो है ये ऐसे जो है बढ़ता चला जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं अब अनुक्रम हम लोग का ये प्राप्त हुआ है। अब ये अनुक्रम जो प्राप्त हुआ है, पहले किलोमीटर का किराया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का किलोमीटर का किराया हमने निकाल लिया है। अब इस अनुक्रम को हम चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए इनका सार्वांतर अगर बराबर होगा तो समांतर श्रेणी में है, सार्वांतर बराबर नहीं होगा तो नहीं है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। तो इसी नियम को ध्यान में रखते हुए इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर ऐसे समान रहेगा तो सार्वांतर मतलब समांतर श्रेणी है, अगर सार्वांतर समान नहीं रहेगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए देखते हैं, निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A1 A2 को निकालते हैं। A1 A2 यानी कि 2 पद की हम बात करेंगे। A1 जो है 15 है, दूसरा पद जो है 23 है। अब इन दोनों का अंतर निकालिए, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालिए तो A2 का मान है 23 और A1 का मान है 15। 23 में से 15 जाए कितना हो जाएगा 8। इसी तरह से A4 माइनस A3 को करेंगे तो A3 को ज्ञात कर कीजिए। A3 कितना है 31, A4 कितना है 39। इन दोनों का अंतर जो है आपका हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 का मान है 39, A3 का मान है 31। इस तरह से इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों का A2 माइनस A1, A4 माइनस A3 दोनों का अंतर क्या है समान है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा अनुक्रम है ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः नहीं, पहले तो हम दिखलाएंगे इसको, लिखेंगे चूँकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, अतः या इसलिए लिख देंगे, इसलिए दी गई स्थिति यानी कि जो स्थिति दी गई है, अतः दी गई स्थिति AP में है। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे इसको सूची बनाएंगे, सूची को कैसे हम लोग जांच करेंगे। तो इस तरह से यानी कि जब आपका A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3 के तब AP होगा। अगर ये बराबर नहीं होगा दोनों का अंतर तो AP नहीं होगा। तो समांतर श्रेणी की सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी पहचान यही है। इसी से हम लोग इसको पहचान कर सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो पहली स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी स्थिति को हम लोग देखेंगे। दूसरी स्थिति की हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि दूसरी स्थिति आपके बोर्ड पे लिख दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। लिखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित क्या है हवा की मात्रा, बेलन यानी कि सिलेंडर, किसी सिलेंडर में उपस्थित जो है हवा की मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में कुछ हवा है और एक पंप है, वो क्या करता है सिलेंडर में जितनी हवा है उसका 1/4 हिस्सा क्या करता है बाहर निकाल देता है।
फिर उसके बाद सिलेंडर में फिर से यानी कि जितनी शेष हवा बच रही है फिर उसका 1/4 हिस्सा बाहर कर देता है। पुनः सिलेंडर में जितनी शेष हवा बची है उसका 1/4 हिस्सा फिर से वो पुनः क्या करता है, बाहर कर देता है। तो ऐसा वो जो है पंप जो है कार्यरत है। तो उसके बाद यानी कि शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, आपको बता दिया गया। तो यहाँ पे जो सूची बनाएंगे हम, उस सूची को हम देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखिए सूची कैसे बनेगी, तो हो जाएगा हल। तो हम मानेंगे कि सिलेंडर में जो हवा है वो या तो इसको यक्स मान सकते हैं या तो आप उसे एक मात्रक मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बेलन में हवा की मात्रा, माना बेलन में हवा की मात्रा। तो बेलन में हवा की मात्रा जो है एक मात्रक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक मात्रक। हमने मान लिया कि बेलन में जो हवा की मात्रा वो क्या है, एक मात्रक, यानी कि 1 यूनिट हवा है। अब उसके बाद इसका 1/4 हिस्सा निकल जाएगा तो दूसरी स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी हवा की मात्रा, दूसरी स्थिति में हवा की मात्रा। तो हो जाएगा 1 - 1/4, यानी कि 1/4 हिस्सा हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो 1/4 हिस्सा किसका बाहर करेंगे, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। बेलन में कुल हवा कितना है, 1, तो 1 का 1/4 हिस्सा हम लोग बाहर करेंगे। बेलन में कुल हवा कितना, 1, तो 1 का 1/4 हिस्सा हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो ये जो इसका 1 - 1/4 हो जाएगा बराबर 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 मात्रक। यानी कि इतना जो है दूसरी स्थिति में एक बार पंप यानी कि हवा जब बाहर निकालेगा तो उसके बाद बेलन में शेष हवा कितनी रह जाएगी, 3/4 मात्रक रह जाएगी। चलिए तीसरी स्थिति में हवा की मात्रा। देखिए तीसरी स्थिति में हवा की मात्रा क्या होगी, आपको पता है कि बेलन में शेष हवा कितना है, 3/4 है। फिर इसका जो है शेष हवा का 1/4 हिस्सा वो पंप क्या कर देगा, बाहर कर देगा। शेष हवा का, तो शेष हवा कितना है, 3/4, तो 3/4 का 1/4 भाग 4 उतना हिस्सा वो क्या करेगा, बाहर कर रहा है। तो उतना हमने क्या किया, घटा दिया। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 1 = 3, 4 × 4 = 16। तो इनका जो लॉसा होगा वो कितना हो जाएगा, 16 और 4 × 3 = 12 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 9/16 मात्रक। यानी कि अब तीसरी स्थिति में जो बेलन में जो शेष हवा बची वो कितनी बची है, 9/16 मात्रक बची है। चलिए चौथी स्थिति को हम लोग लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पे चौथी स्थिति में हवा की मात्रा बराबर। तो अब आपको पता है कि 9/16 इतना मात्रक जो है शेष हवा बचा है। फिर इसका जो है 9/16 का 1/4 हिस्सा हवा जो है पंप द्वारा बाहर किया जाता है। तो 9/16 माइनस इसका मल्टीप्लाई कराइए, 9 × 1 = 9, 16 × 4 = 64 हो जाएगा। अब इनका जो है लॉसा लेकर इनको घटाएंगे तो 16 और 64 का जो लॉसा होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 64 हो जाएगा। 16 से भाग देंगे 4 बार में, 4 × 9 = 36 हो जाएगा, माइनस 64 यहाँ पे हो जाएगा 9, तो 36 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 27, तो हो जाएगा 27/64 मात्रक। तो इन चारों स्थिति में ऐसे ही जो है स्थितियाँ बनती जाएंगी जब तक कि बेलन से हवा न निकल जाएगा। तो अब हमारा अनुक्रम जो बनेगा, अब अनुक्रम, तो अब अनुक्रम क्या बन रहा है, अनुक्रम यानी कि 1, 3/4, 9/16, फिर उसके बाद बेलन में कितनी हवा है, 27/64, ऐसे जो है डॉट डॉट करके आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है बेलन में 4 स्थिति हमने लिया है, 4 स्थिति में इतना जो है हवा बचा है। अब ये जो अनुक्रम बना है, ये सूची बना है, अब इस सूची को हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, एपी में A1 A2 का मान देखते हैं। तो A1 का मान कितना है, 1, A2 का मान है 3/4, इनका अंतर निकाल लीजिए। इनका अंतर क्या हो जाएगा, A2 - A1 ज्ञात कीजिए। A2 - A1 ज्ञात करेंगे तो A2 - A1, A2 का मान कितना है, 3/4 माइनस हो जाएगा आपका एक, यहाँ पे 1 हो जाएगा, A1 का मान 1 है, बराबर, ध्यान दीजिए, घटाइए 4 एकम 4, 3 - 4 हो जाएगा -1/4। चलिए A3
और A4 को हम लोग देखेंगे। A3 का मान है आपका 9/16, A4 का मान है 27/64। इनका जो है अंतर देखते हैं क्या हो जाता है, A4 माइनस A3 करते हैं। A4 का मान है 27/64 माइनस 9/16। इनका अंतर देख लेते हैं, अंतर कितना होगा। तो इनका लौसत 64 हो जाएगा और ऊपर 27 माइनस 4, 4 9 36। तो आप देख पा रहे हैं 36 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9/64। तो कटेगा तो नहीं। अब आप देख पा रहे हैं कि इनका यहाँ पे A2 माइनस A1 और A4 माइनस A3 ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा AP नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A4 माइनस A3, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इसलिए दी गई AP में नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं दी गई स्थिति जो है हमारा AP में नहीं है। तो इस तरह से दूसरी स्थिति जो है वो समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, आप देख पा रहे हैं अंतर इनका समान नहीं है। तो अब जो है हम लोग तीसरी स्थिति की बात करेंगे। तो अगली स्थिति नंबर 3 स्थिति है। इस स्थिति को हम लोग देखेंगे। लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी कि स्थिति ये है। तो क्या कह रहा है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, ₹150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी है, ₹50 है। तो बढ़ती मतलब 50 बढ़ती चली जाती है। तो ये सवाल जो है हमारी पहली स्थिति की जैसी है, जैसे कि वो टैक्सी वाला किराया वाला जो था उसी तरह से, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से हम लोग इसको लगाने का प्रयास करेंगे। उसमें दिया था यानी कि पहले किलोमीटर का किराया ₹15 दिया था, फिर बाद का यानी कि अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना दिया था, ₹8 दिया था। तो इसमें पहले किलोमीटर यानी कि पहले मीटर खुदाई का जो लागत है वो कितना है, ₹150 है, और उसके बाद कोई जितनी भी मीटर की खुदाई की जा रही है उसकी कितनी लागत है, ₹50 है। तो इस तरह से आप इस सवाल को आप खुद लगाने का प्रयास करेंगे, सेम टू सेम वही भाषा लिखकर उसी तरह से आप लगाएंगे। तो ये भी जो सूची आएगी ये भी हमारी AP में रहेगी। तो इसे आप जो है खुद प्रयास करेंगे, स्वयं से लगाने का प्रयास करेंगे, और ये AP में है। तो अगला जो है नंबर 3 हम लोग देखेंगे। लास्ट स्थिति, पहले सवाल का आखिरी स्थिति है ये। लास्ट स्थिति नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये दिया, ये है स्थिति, क्या है देखते हैं। लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है। क्या मिश्र धन है, कैसे है, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको सूत्र पता होगा चक्रवृद्धि ब्याज वाला, उसी सूत्र को हम लोग अप्लाई करके प्रत्येक वर्ष का, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का और चौथे वर्ष का हम लोग मिश्र धन निकालने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन। तो पहले वर्ष का मिश्र धन कैसे निकालेंगे, आपको पता है फार्मूला P ब्रैकेट में 1 + R/100 पूरे के पावर क्या होता है, T। तो P जो है हमारा मूलधन हो जाएगा, R जो है यानी कि दर हो जाएगा, और T जो है ये क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो चलिए पहले वर्ष के लिए आते हैं, यानी कि हो जाएगा 10,000। P का मान कितना है, 10,000। क्वेश्चन में हो जाएगा 1 धन, R का मान 8 है, और यहाँ पर 100, और इसका कितना घात हो जाएगा, 1। तो 1 घात लिखेंगे नहीं, यानी कि पहले वर्ष का जो मिश्र धन है वो ये प्राप्त होता है। चलिए दूसरे वर्ष का मिश्र धन हम लोग देखते हैं। इसी तरह से दूसरे वर्ष का मिश्र धन, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन ऐसे ही निकालेंगे, 10,000 कोष्टक में हो जाएगा 1 धन 8/100, और पूरे के घात कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि दूसरा वर्ष है तो यानी कि 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, T का मान हो जाएगा 2। इसी तरह से हम लोग तीसरे वर्ष का निकालते हैं, तो हो जाएगा तीसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर 10,000 का 1 धन 8/100, पूरे के घात कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह से चौथे वर्ष का निकालते हैं। चौथे वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, 10,000 1 धन 8/ कितना हो जाएगा, 100, पूरे के घात कितना हो जाएगा, 4। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, चौथे वर्ष का हम लोग मिश्र धन इस तरह से ज्ञात कर लिए। अब ये जो है हमारा ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है और चतुर्थ पद है। अब इनका अंतर हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अनुक्रम जो इनका बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अनुक्रम आप देख पा रहे हैं कैसे बन रहा है, 10,000 कॉमा 10,000 कोष्टक है, सॉरी कॉमा नहीं, 1 + 8/100 ये हमारा जो है पहला हो गया। फिर कामा 10,000 और 1 धन 8 बटे कितना हो जाएगा 100, पूरे के घात 2 हो जाएगा। फिर कामा 10,000 1 धन 8 बटे 100 पूरे के घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर कामा 10,000 और यहाँ पे हो जाएगा 1 धन 8 बटे 100 और पूरे के घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से ये डॉट डॉट आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो यहाँ पर आप A1 A2 जो है निकालेंगे, यानी कि A2 - A1 = A4 - A3। इसको आप सॉल्व कीजिए। A2 का मान कितना है 1000 नहीं 10,000 है, तो 10,000 1 + 8 बटे 100 पूरे का 2 - 10,000 हो जाएगा। और 10,000 1 धन 8 बटे ये तो इस पर तो एक भी घात नहीं रहेगा। फिर बराबर ये हो जाएगा हमारा 10,000 1 + 8/100 4 हो जाएगा। A4 है माइनस। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे A2 - A1 A4 - A3 इस तरह से हम लोग इनका अंतर निकालेंगे। आप देख पा रहे हैं इसका कितना घात है 2 घात है, इसका 1 घात है, इसका 4 घात है, इसका कितना है 3 घात है। तो इनका अंतर समान नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे इनका अंतर समान नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। ये बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए ये दायां और बायां पक्ष दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, दी गई स्थिति AP में नहीं है। आप गणित पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये जो है इनका अंतर जो है समान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, 2 घात है, 1 घात है, तो यहाँ पे अंतर इनका समान नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 घात और 4 घात बन जा रहे हैं, तो इनका अंतर समान होगा नहीं। इनका कैलकुलेशन करके, सभी नंबरों का कैलकुलेशन करके जोड़ घटाना करके हम घटाएंगे ना, तो ये बराबर नहीं आएंगे, और बराबर नहीं आएंगे तो ये हमारा AP नहीं होगा। तो इस तरह से पहले सवाल का जो 4 स्थिति है इसको हम लोग याद कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 बोर्ड पे लिख दिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वधातुक D निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, AP यानी कि समांतर श्रेणी। तो दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है हमें, यानी कि यहाँ पे जो समांतर श्रेणी यानी कि प्रत्येक स्थिति दिया है इसमें A D यानी कि A और D का मान दिया है। A जो हमारा प्रथम पद होता है और D सार्वधातुक होता है, तो वो दिया हुआ है, और इससे जो है हमें समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है। समांतर श्रेणी के पद कैसे हम ज्ञात करेंगे, इस प्रश्न से हम लोग यही सीख पाएंगे कि समांतर श्रेणी के पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग आते हैं। तो प्रश्न नंबर हम लोग हल करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे नंबर 1। तो नंबर 1 का हल जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका x का मान A का मान यहाँ पर 10 है, कॉमा D का मान भी यहाँ पर क्या है 10 है। तो A और D दोनों क्या है 10 हैं। तो A जो है हमारा प्रथम पद होता है और D जो होता है सार्वअंतर होता है। तो प्रथम पद और सार्वअंतर, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वअंतर ये 2 चीज ज्ञात हो तो हम समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अभी इसके पहले जो मैं फार्मूला लिखा था उसी फार्मूले को अपनाकर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग पहले प्रथम पद को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रथम पद। तो ये बताइए प्रथम पद को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, A से। तो प्रथम पद हो जाएगा हमारा A।
तो प्रथम पद को ऐसे हम लोग लिखेंगे, प्रथम पद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a। तो आपको पता है a का मान क्या है यहाँ पर 10 है, तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया 10। अब दूसरा पद निकालेंगे, 4 पद हमें ज्ञात करना है, तो एक एक करके हम लोग एक एक पद को ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद को हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि समांतर श्रेणी का जो हम लोग सूत्र लिखे थे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, यानी कि nवां पद अगर हमें निकालना हो तो ये फार्मूला हम लोग अपनाते हैं। इसी फार्मूले के तहत हम लोग यहाँ पे दूसरा पद, तो दूसरे पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, दूसरे पद को a2 कहेंगे। क्या कहेंगे a2। अब यहाँ पे देख रहे हैं n का मान कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस और a प्लस हो गया n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा गुणे d, तो a प्लस d हो जाएगा बराबर a का मान आप देख रहे हैं 10 है और d का मान भी देख रहे हैं आप 10 है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं दूसरा पद हमारा क्या हो गया 20। इसी तरह से हम लोग तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद, तो तीसरा पद में तीसरे पद को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे a3 से, तो a3 निकालना हमें। तो आपको पता है a3 कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा a, फिर उसके बाद से क्या है प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2d बराबर। अब आप देख पा रहे हैं आपको ये ज्ञात हो गया होगा, कोई भी पद निकालते हैं a2 निकालना है तो d से a2 से पहले क्या करेंगे, इसका d का जो गुणांक होगा 1 कम होगा। तीसरा पद निकालना है तो यहाँ पे 2 होगा, चौथा पद निकालना होगा तो 3 होगा, पांचवा निकालना होगा तो 4 होगा। बात आप समझ चुके हैं, डी का जो गुणांक होगा अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे a का मान कितना है 10 धन और हो जाएगा 2 गुणे 10, तो बराबर 10 गुना 20 10 30 हो जाएगा, तो यानी कि तीसरा पद 30 हो गया। इसी तरह से चौथा पद लिख देंगे, चौथा पद बराबर a4, चौथे पद को हम लोग a4 से प्रदर्शित करेंगे, तो a प्लस हो जाएगा 3d। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो a का मान कितना है 10 धन 3 इंटू d का मान कितना है 10, तो 10 या 30 10 40, यानी कि चौथा पद क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः कैसे दिया, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। अतः AP के 4 पद, अतः AP के 4 पद बराबर, अतः AP के 4 पद क्या हो जाएंगे, पहला पद यानी प्रथम पद कितना है 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40 हैं, इतना लिख देंगे ऐसे हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो प्रश्न में हमसे जो चाहता था जो प्रश्न, वही हम यहाँ पे आंसर दिए हैं, यानी कि AP का यानी कि दी हुई जो AP है, तो प्रथम जो AP का प्रथम पद है और सर्वांतर दिया, तो उसके सहायता से हमने इस AP के 4 पद को हम लोग प्रथम 4 पदों को ज्ञात कर चुके हैं। तो यानी कि स्टार्टिंग में पहला पद 10 20 30 40, यही क्या है AP के प्रथम पद है। ये कैसे निकला, इसी फार्मूले से निकला है। इसी प्रकार हम लोग दूसरा सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें इंक कम है, ब्लू वाले में हम लोग ब्लैक से ही सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड नंबर के लिए देखिए, सेकंड नंबर के लिए हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल नंबर 2। तो हल नंबर 2 जब हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर a का मान दिया है, लिख लेंगे a बराबर ऐसे लिखेंगे, दिया है a बराबर -2 कॉमा d बराबर क्या दिया है 0। तो a का मान -2 और d का मान क्या दिया है 0। अब जो है हम लोग इसी तरह से इसी नियम से हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रथम पद a, प्रथम पद को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं a से, तो a का मान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं -2 है। फिर इसी तरह से लिखेंगे दूसरा पद बराबर a2 इज इक्वल टू a प्लस d हो जाएगा। आप बात समझ चुके हैं। तो a का मान कितना है -2 और प्लस क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a3। तो a3 हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस 2d हो जाएगा, तो -2 प्लस 0 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2। इसी तरह से हम लोग चौथा पद निकाल लेंगे, चौथा पद इज इक्वल टू a4,
A4 क्या हो जाएगा आपका A+3D हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रथम पद हमारा -2 हो गया, +3 का वैल्यू 3 रहेगा और इंटू डी का वैल्यू क्या है 0। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में -2 ऐड करेंगे तो -2 आएगा। तो आप देख रहे हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद सबका मान सेम है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः एपी के प्रथम 4 पद, अतः एपी के प्रथम 4 पद -2, -2 है। तो इस तरह से हम लोग एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का जो है 3rd नंबर, 4th नंबर और 5 नंबर बचा है। इसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब हल नंबर 3 पे आएंगे। 2 प्रश्नों को तो हम लोग हल कर चुके हैं, 2 भाग को। अब तीसरे भाग को देखते हैं। तीसरा भाग जो है आपका ये है, a का मान है 4 और d का मान है -3। तो आप लिखेंगे हल नंबर 3 दिया है देखिए क्या दिया है, a = दिया है 4 और d = दिया है -3, d का मान -3 है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रथम पद 4 है और सार्वधातुक इसका कितना है -3 है। तो इस तरह से हम लोग इसके कितने यानी कि 4 पदों को, प्रथम 4 पदों को निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रथम पद आपको पता है प्रथम पद को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, a से। तो इसको हम लोग = करके लिखेंगे। प्रथम पद बराबर a हो जाएगा। तो a का मान कितना है 4। प्रथम पद हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरा पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दूसरा पद। तो दूसरे पद को हम लोग A2 से प्रदर्शित करते हैं। तो A2 का मान हो जाएगा आपका A+D। आपको पता है फार्मूले से अभी मैंने आपको बताया है। तो A+D हो जाएगा। तो A का मान कितना है 4 प्लस D का मान कितना है -3। तो आप देख पा रहे हैं 4 और -3 यानी कि हो जाएगा ये आपका 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर हो जाएगा A3 बराबर, A3 को A+2D के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो A का मान 4 है प्लस यहाँ पे 2 का वैल्यू 2 रहेगा और D का वैल्यू क्या रहेगा -3 रहेगा। तो बराबर 4 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कितना 2 × 6। तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 - 2 × 6। तो ये हो जाएगा बराबर -2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद, तो चौथा पद हो जाएगा A4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A+3D के रूप में लिख सकते हैं। और इसका हो जाएगा = A का वैल्यू 4 है प्लस 3 के जहाँ पे 3 रखेंगे, D के जहाँ पे -3 रखेंगे बराबर 4 के जहाँ पे 4 रहेगा, माइनस प्लस का गुणा -3 × 3 = 9। तो हो जाएगा -5। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 4 पद हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद, अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं, 4, 1, -2, -5 हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो भाग है इसमें हम लोग प्रथम पद यानी कि 4 प्रथम पद ज्ञात कर चुके हैं। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे चौथे के लिए, यानी कि चौथा A का मान -1 और D का मान 1/2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हल नंबर 4। तो हल नंबर 4 है। तो हल नंबर 4 में क्या दिया है, A बराबर -1 और D बराबर आपका दिया 1/2। तो इसका भी हम लोग प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद आपको पता है प्रथम पद को हम लोग A मानते हैं। तो A का मान कितना है -1। तो प्रथम पद तो हम ज्ञात कर दिए। अब दूसरे पद को निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। दूसरा पद बराबर, दूसरे पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, A2। तो A2 का रूप क्या होता है, A+D। तो आपको पता है A का मान कितना है -1 है और प्लस D का मान कितना है 1/2 है। तो इसका जो आंसर आएगा -1/2 हो जाएगा। कैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, तो -2 और +1 -1 हो जाएगा, पूरे का बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तो तीसरा पद आपका हो जाएगा, तीसरा पद बराबर A3 का रूप जो होगा वो A+2D के रूप का होगा। तो A का मान कितना है -1 प्लस 2 के जगह पे 2 रखेंगे इंटू D का वैल्यू जो है 1/2 रखेंगे बराबर, यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 2 कट जाएगा। तो जब इसका -1 और
+1 है तो इसका मान हो जाएगा 0। अब यहाँ पर चौथा पद ज्ञात करिए। चौथा पद बराबर, चौथे पद को हम लोग A4 लिखेंगे तो A4 का जो रूप होगा A + 3D का होगा, तो बराबर यहाँ पे A का मान है -1 और +3 × 1/2। तो यहाँ पे इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, 3/2 होगा तो 2 का -2 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। आप समझ पाए इसका कैलकुलेशन हम लोग ऐसे किए हैं, देख लीजिए यहाँ पे आप समझ लीजिए। ये -1 है प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 हो जाएगा तो इनका दोनों का लॉसा लेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 से भाग देंगे 2 में 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो -2 + 3 तो इनका हो जाएगा 1/2। इस तरह से यहाँ पे जो AP के 4 पद हैं लिख देंगे। अतः AP के प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं? पहला हमारा पद है -1 कामा, दूसरा है 1/2 कामा, तीसरा है 0 कामा 1/2, -1 फिर -1/2 फिर उसके बाद से 0 फिर 1/2, इस तरह से 4 हैं। तो आप देख पा रहे हैं 4 क्वेश्चनों को हम लोग यानी कि जो 4 स्थिति दिया था ना, यहाँ पे 4 समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सर्वांतर दिए थे। इन चारों समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों को हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब इस तरह से हमारा सवाल नंबर बचता है थर्ड नंबर का रहे यानी कि 5 नंबर। तो 5 नंबर को भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो 5 नंबर के लिए देख लीजिए, ये सब तो ऐसे ही रहेगा। आप देख पाएंगे यहाँ पे A का मान दिया है -1.25 और D का मान दिया आपका -0.25। तो यहाँ पे प्रथम पद को हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे पद को A2 से प्रदर्शित करते हैं, तीसरे पद को A3 से प्रदर्शित करते हैं, चौथे पद को A4 से प्रदर्शित करते हैं। आप ये बात समझ चुके हैं। तो यहाँ पे A का मान कितना है? -1.25। ये तो हमें समझ में आ गया A का मान। A2 का जो रूप होता है A + D के रूप का होता है, तो A का मान कितना है? -1.25 धन D का मान आप देख रहे हैं कितना है? -0.25। तो इनका जो हल होगा देखते हैं। इनका जो हल है देखते हैं किसके रूप का है। इनका हल ये जो है आपका माइनस होता है, माइनस का चिन्ह लगा के दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 1.25 और 0.25 को जोड़िए, 5 5 10 हो जाएगा, 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5.1 यानी कि 1 - 1.5 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये जो है प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, तो दोनों हमारा पद माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे और दोनों राशि को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो दोनों राशि को जोड़ने पे 1.5 आ रहा है। अब तीसरा हमारा क्या है? तीसरा पद जो है उसको ज्ञात करेंगे। A + 2D के रूप में लिख सकते हैं। तो A का मान जो है आपका है -1.25 धन 2 के जहाँ पे यहाँ पे 2 रहेगा, D के जहाँ पे यानी कि हो जाएगा -0.25। इनका कैलकुलेशन करें तो पहला पद तो -1.25 तो रहेगा ही रहेगा, फिर धन इसका 2 में इसमें गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस का गुणा जो है वो माइनस लिख देते हैं। यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे, 2 × 5 = 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 0.0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों राशि क्या है? माइनस में, तो माइनस का चिन्ह लगा के दोनों राशि को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 0 5 कितना हो जाएगा? 0 और 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 और दशमलव है, दशमलव के बाद जो है हासिल तो है नहीं, 0 और 1 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा -1.70। यहाँ पे भी आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं सिमिलरिटी करने के लिए। चौथा पद A + 3D के रूप का हो जाएगा। तो A का मान आप देख रहे हैं -1.25 है धन 3 के यहाँ पे 3 रखेंगे और D का मान -0.25 रखेंगे। सवाल आप समझ लिए होंगे और आप भी जो है क्या करिए, पेन और कॉपी बार बार मैं यही आपको
सजेशन देता हूं कि आप भी पेन कापी लेकर बैठा करिए और एक सवाल आप समझ जाते हैं तो मेरे साथ आप भी लगाइए और आप अपने आंसर का जांच जो है स्वयं कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी गलती को ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सवाल भी आप समझ सकते हैं। तो आप भी ऐसा किया करिए। तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, माइनस 1.25 जैसे वैसे लिख लेंगे, फिर उसके बाद से यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 का इसमें गुणा कराएंगे तो 25 3 75, तो 0.75 हो जाएगा बराबर, माइनस का चिन्ह लगा के दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.00। आप देख पा रहे हैं, जोड़ के मैं दिखला दे रहा हूँ। 1.25 में हम जोड़ेंगे 0.75 को, तो 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2.00। ऐसे जो है हमें जो है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन सा है। पहला पद जो है -1.25 कामा, दूसरा पद क्या है -1.50, फिर कामा, तीसरा पद जो है -1.70, फिर कामा, चौथा पद जो है -2.00 है। तो इस तरह से प्रथम 4 पद हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। ये सवाल आसान था, बिल्कुल आसान। एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसानी से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। इस प्रश्नावली का अभी 2 प्रश्न और बाकी है, तो 2 प्रश्न को भी हम लोग, यानी कि प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 3 को कंप्लीट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 के लिए हम लोग नेक्स्ट भाग में करेंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर 4 में 10 भाग है उसके, तो 10 सवाल को हम सॉल्व करेंगे अगले भाग में। यहाँ पे जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है नंबर 2, और नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 2 के लिए, नंबर 3 के लिए। चलिए अब अगले प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। 3 नंबर में आपको 4 भाग दिया है। इन चारों समांतर श्रेणी को हमें, इन सभी समांतर श्रेणी में हमें A का मान और D का मान ज्ञात करना है। तो यानी कि प्रश्न नंबर जो 2 था उसका ठीक उल्टा ये प्रश्न हो गया, ठीक उसका विलोम हो गया। कैसे देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। आपको पता है कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, प्रथम पद और सार्वंतर यानी कि A और D ये 2 चीज़ दिया था, तो हम लोग 4 समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकाले थे। और यहाँ पर प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद को दे दिया है और आपसे कहा है कि आप A और D को निकालिए और ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह से हम लोग इसको भी सीख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे हल फर्स्ट में, तो इसमें जो है आपका हल कर रहे हैं फर्स्ट को, तो फर्स्ट को हल कर रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी दिया है, तो लिखेंगे दिया है, ऐसे लिख देंगे 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3 कामा डॉट डॉट करके आगे तक ऐसे बढ़ रहा है। तो ये प्रथम 4 पद दिया है। तो आपको पता है कि प्रथम पद तो हम लोग बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो जो पहला पद होगा वही प्रथम पद होगा, जब हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे। अतः यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद A बराबर, तो प्रथम पद A का मान कितना हो जाएगा 3। आपको पता है प्रथम पद कितना हो जाएगा 3। और सार्वांतर इसका हम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, सार्वांतर। तो सार्वांतर को हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता है D कैसे हम लोग निकालते हैं। D निकालने का एक ही तरीका है, किसी एक पद को उसके पूर्ववर्ती पद से क्या कीजिए, घटाइए। यानी कि उसके पूर्ववर्ती पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे कि कोई भी एक पद लेंगे उसके, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसके पूर्ववर्ती पद को घटाएंगे, तब जाकर हमें सर्वांतर निकलेगा। यानी कि सर्वांतर निकालने का ये तरीका है, A2 माइनस A1 कर देंगे। क्या कर देंगे, A2 माइनस A1। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। A2 माइनस A1 कर दीजिए, या A3 माइनस A2 कर दीजिए, या A4 माइनस A3 कर दीजिए। यानी कि कोई भी एक पद लीजिए और उस पद का पूर्ववर्ती पद जो है उसमें से घटा दीजिए, तो सर्वांतर निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, पद नंबर 2 लिया, यानी कि A2 को लिया और उसके पूर्ववर्ती पद A1 को क्या किया, घटा दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इज इक्वल टू A2 का मान है 1 माइनस A1 का मान है 3।
तो एक में से हम 3 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -2 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रथम पद हम और सर्वांतर दोनों हम ज्ञात कर चुके हैं। तो प्रथम पद 3 है और सर्वांतर क्या -2 है। तो किसी भी एपी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना सीख गए तो बाकी का प्रश्न जो है ना इसी से हमारा सॉल्व होगा। तो ये आपको मैं पहले ही बता दिया था कि पहले प्रश्नावली में आपको यही सिखाया जाएगा कि अगले प्रश्नावली का सवाल कैसे लगेगा, उसके लिए यानी कि आपको तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। तो आप ये प्रथम पद और सर्वांतर जो है ज्ञात करने को सीख चुके हैं। इसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। तो 2 में लिखेंगे हल नंबर 2। तो हल नंबर 2 में आप देख रहे हैं इसका दिया यहाँ पे -5, -1, 3, 7 ऐसे डॉट डॉट करके दिया है। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा, लिखेंगे प्रथम पद को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद ए का मान हो जाएगा -5। इसी तरह से हम लोग सार्वमांतर निकाल देंगे। सार्वमांतर ऐसे भी हम सार्वमांतर लिख सकते हैं। सार्वमांतर डी बराबर, सार्वमांतर कैसे निकालेंगे, A2 - A1 करके निकाल लीजिए। A2 - A1 करेंगे तो A2 का मान कितना है -1, फिर उसके बाद से -5। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A2 का मान कितना है -1। तो A2 के जहाँ पे हमने -a रख लिया, फिर माइनस है माइनस, फिर A1। तो A1 का मान कितना है -5, तो -5 रख लिए। अब यहाँ पे -1 और ये माइनस माइनस का गुणा हो गया क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 और सर्वांतर क्या है इसका 4 है। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारा ये है, तो यहाँ पे हल नंबर 3। तो हल नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रथम पद ए बराबर, तो प्रथम पद आप देख पा रहे हैं, प्रथम पद आपके पास 1/3 दिखाई दे रहा है। तो प्रथम पद तो बहुत आसान होता है ज्ञात करना। इसका सार्वांतर निकालेंगे, सार्वअंतर। तो इसका सार्वअंतर जो है D का मान जो हो जाएगा A2 - A1 कर देंगे। A2 का मान कितना है आप देख पा रहे हो 5/3 माइनस A1 का मान कितना है 1/3। तो इसका लॉस हो जाएगा 3, 5 - 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 4/3। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सार्वअंतर क्या है 4/3 है। इसी तरह से नंबर 4 के लिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे हल नंबर 4 में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ऐसे डॉट डॉट करके आगे दिया है। तो यहाँ पर आपका प्रथम पद जो है, प्रथम पद ए का मान हो जाएगा 0.6। तो प्रथम पद तो ज्ञात हो गया। इसी तरह से इसका सार्वांतर हम लोग ज्ञात करेंगे। सार्वांतर डी बराबर, तो आप देख पा रहे हैं सार्वांतर जो है हम लोग कैसे ज्ञात कर रहे हैं, A2 - A1 से ज्ञात कर रहे हैं। तो A2 का मान यहाँ पर कितना है 1.7, फिर -0.6। तो जब इसको घटाएंगे ना 1.7 में से 0.6 ऐसे ही घटाते हैं। जब इसको घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, और 0.1 में से 1 जाएगा, 1 में से 0 जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1.1। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं इन चारों समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब जो है यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी का जो प्रश्न नंबर 4 है वो प्रश्न आपको, उसमें जो है 4 भाग, मतलब उसमें 10 भाग है। प्रश्न नंबर 4 में कितने भाग हैं 10 भाग हैं। उन 10 भागों को एक भाग में हम लोग करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है आपको समांतर श्रेणी समझ में आया होगा। ये ऐसे प्रश्न जो है कभी कभी पूछ लेते हैं। इसमें पहले पार्ट के लिए तो इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी का जो मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जो है प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 3 वाला ही क्वेश्चन है।